Let's Mike News at 5. नमस्कार। लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेइचिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। ये बातचीत शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के हिस्से के रूप में हुई, जिसमें विदेश मंत्रियों ने चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। जयशंकर ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पेइचिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपति शी को हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हाल की प्रगति के बारे में बताया। इस संबंध में हम हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। मई 2022 में कलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद विदेश मंत्री जयशंकर चीन की अपनी पहली यात्रा पर हैं। वे तियानजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए चीन में हैं। विदेश मंत्री ने चीनी अधिकारियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की ताकि भारत चीन संबंधों में संवाद और सहयोग को बढ़ाया जा सके। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री लियो जियानचाओ से मुलाकात की और भारत चीन के रिश्तों को सकारात्मक दिशा में बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज में खुद को आग लगाने वाली 20 साल की स्टूडेंट ने देर रात दम तोड़ दिया। छात्रा 95% झुलस चुकी थी और पिछले 3 दिन से भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। छात्रा की मौत के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मोदी जी, ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, दम तोड़ रही हैं और आप खामोश बने बैठे हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। राहुल के इस बयान को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओछी राजनीति करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी प्रतिक्रिया दी है। नवीन पटनायक ने एक्स पर लिखा, सबसे तकलीफदेह बात यह है कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसे सिस्टम का नतीजा था जिसने मदद करने के बजाय चुप्पी साध ली। न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार उस लड़की ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। छात्रा की मौत सिर्फ शारीरिक चोटों से नहीं, बल्कि राज्य सरकार की लापरवाही से हुई, जिसने उसे अकेले छोड़ दिया। उन्होंने इसे संस्थागत धोखा बताते हुए एक योजनाबद्ध अन्याय करार दिया। इस छात्रा ने कॉलेज के एक विभागाध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। छात्रा के परिवार का आरोप है कि बीते कई महीनों से उसका यौन उत्पीड़न हो रहा था और उसने इसके खिलाफ कॉलेज प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर छात्रा ने ऐसा कदम उठाया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। ये दुर्घटना डोडा भारत रोड पर हुई। इसके बाद तुरंत बचाव अभियान चलाया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया है। दुर्घटना के समय वाहन में कई यात्री सवार थे। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और राहत बचाव टीमें मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस टीम ने शवों और घायलों को खाई से बाहर निकाला। गुजरात के जूनागढ़ जिले में मरम्मत के दौरान एक पुल का स्लैब ढह गया। पुल पर मौजूद 8 लोग 15 फीट नीचे गिर गए। हालांकि सभी को बचा लिया गया है। जूनागढ़ में यह हादसा मांगरोल तालुका के अजाज गांव में हुआ। यह पुल केशोद को माधोपुर से जोड़ने वाला एक मुख्य रास्ता है, जहां से रोजाना कई वाहन गुजरते हैं। आज सुबह पुल की मरम्मत का काम चल रहा था, तभी अचानक पुल का स्लैब ढह गया और हिटाची मशीन तेज आवाज के साथ नीचे गिर गई। पुल के स्लैब पर खड़े लोग नदी में जा गिरे, लेकिन गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। गुजरात में एक हफ्ते में पुल टूटने की दूसरी घटना है ये। 9 जुलाई को वडोदरा का गंभीर ब्रिज टूट गया था, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक अभी तक लापता है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है।
अभी केवल मॉडल वाई कार भारत में बेची जाएगी। इसकी कीमत 60 लाख रुपए से शुरू है। ये अमेरिका की तुलना में 28 लाख रुपए ज्यादा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टेस्ला शोरूम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। ये स्टोर लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर काम करेगा। यानी यहां न सिर्फ गाड़ियां बेची जाएंगी बल्कि लोग टेस्ला की टेक्नोलॉजी और फीचर्स को भी करीब से देख सकेंगे। अब ये शोरूम जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अभी केवल मॉडल वाई लॉन्च हुआ है जिसे चीन से आयात किया गया है, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद कीमत 60 लाख रुपए है। आने वाले वक्त में कंपनी स्थानीय उत्पादन पर भी विचार कर सकती है, जिससे कीमतें कम हो सकती हैं। हालांकि टेस्ला ने अभी तक मैन्युफैक्चरिंग के प्लान के बारे में नहीं बताया है। जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। यूपीएससी सिविल सेवा की प्री परीक्षा 2025 में पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी जानकारी आई है। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा मेंस के लिए परीक्षा तारीखों की घोषणा कर दी है। शेड्यूल के अनुसार लिखित परीक्षा 22 अगस्त से 31 अगस्त तक 5 दिन में कराई जाएगी। इस साल कुल 14,161 उम्मीदवारों ने यूपीएससी प्री परीक्षा पास की है। ये उम्मीदवार अब लिखित परीक्षा में भाग लेंगे, जिसके बाद योग्य उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू राउंड होगा। आमतौर पर परीक्षा शुरू होने से 2 से 3 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, लिहाजा इनके अगस्त के दूसरे सप्ताह में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कॉलेज और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक स्कूल और एक कॉलेज को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया। ये धमकी भरा ईमेल द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को मिला। धमकी मिलने के बाद स्कूल खाली करा लिया गया और सभी छात्रों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे और गहन जांच की। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ईमेल में कहा गया था कि कॉलेज की लाइब्रेरी में बम रखा है। मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन, उत्तरी जिला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, बम डिटेक्शन टीम और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। इधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकी दी गई। किसी अज्ञात शख्स ने बीएसई को धमकी भरा ईमेल भेजा। ईमेल मिलने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया गया। मौके पर बम स्क्वाड की टीम और लोकल पुलिस स्टेशन के अधिकारी पहुंचे, लेकिन जांच के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को धमकी भरा ईमेल कॉमरेड पिनाराई विजयन नाम की ईमेल आईडी से आया था। इस मेल में लिखा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टावर बिल्डिंग में 4 आरडीएक्स आईईडी बम रखे गए हैं जो दोपहर 3 बजे फटेंगे। इस मामले में एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अनुभवी मैराथन धावक फौजा सिंह की पंजाब के जालंधर में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे 114 साल के थे। उनके निधन की पुष्टि लेखक खुशवंत सिंह ने की, जो पंजाब के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त थे, और उन्होंने फौजा सिंह पर द टर्बन टॉर्नेडो शीर्षक से एक जीवनी भी लिखी थी। जालंधर के एक पुलिस अधिकारी ने भी फौजा सिंह की मृत्यु की पुष्टि करते हुए कहा कि वे ब्यास गांव में टहलने निकले थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। फौजा सिंह के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौजा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा, फौजा सिंह जी अपने अद्वितीय व्यक्तित्व और फिटनेस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भारत के युवाओं को प्रेरित करने के तरीके के कारण असाधारण थे। 1911 में एक किसान परिवार में जन्मे फौजा सिंह 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। वे 100 वर्ष की उम्र में मैराथन पूरी करने वाले पहले एथलीट बने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए कई रिकॉर्ड भी बनाए और टर्बन टॉर्नेडो का उपनाम पाया। राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किए गए वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि साल 1993 का सीरियल बम ब्लास्ट रोका जा सकता था। उस हमले में 267 लोग मारे नहीं जाते
अगर अभिनेता संजय दत्त ने पुलिस को उस हथियारों से लदे वाहन के बारे में सूचना दी होती जिसमें से उन्होंने एक AK-47 उठाई थी। एक चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक्टर संजय दत्त को टाडा के तहत आतंकी होने के आरोप से बरी कर दिया गया था, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में अपनी सजा पूरी की। निकम ने कहा कि उस समय संजय निर्दोष थे। उन्होंने AK-47 इसलिए रखा क्योंकि उन्हें हथियारों का शौक था। कानून की नज़र में यह अपराध है, लेकिन मैं संजय दत्त को सीधा साधा इंसान मानता हूं। आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब विधानसभा में एक धर्म ग्रंथों की बेअदबी विरोधी विधेयक पेश किया है। इस बिल में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव किया गया है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पंजाब पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई। पिछले कुछ सालों के दौरान पंजाब में धर्म ग्रंथों और धार्मिक संस्थानों की बेअदबी का मामला सामने आया है। इसी के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में चर्चा के लिए पंजाब पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 पेश किया। हालांकि विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि पार्टी नेताओं को प्रस्तावित कानून पर अपने विचार प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए तैयारी का समय चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष ने विधेयक पर चर्चा दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इस विधेयक के तहत अपराध के अंतर्गत किसी भी पवित्र ग्रंथ या उसके किसी भाग का अपवित्रीकरण, क्षति, विनाश, विरूपण, विकृतीकरण, अपघटित करना, जलाना, तोड़ना या फाड़ना शामिल किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय होंगे तथा उन पर सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। इस अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। अमेरिका ने मैक्सिको से इंपोर्ट होने वाले टमाटरों पर 17% टैक्स लगाने की घोषणा की है। इससे अमेरिका मैक्सिको का 2019 का टमाटर समझौता खत्म हो जाएगा, जिसके तहत मैक्सिको से टमाटर बिना टैरिफ के आते थे। अमेरिकी व्यापार विभाग ने कहा कि स्थानीय किसानों के दबाव के कारण यह कदम उठाया गया, जो मैक्सिको के बढ़ते दबदबे से परेशान हैं। मैक्सिको अमेरिका में खपत होने वाले 70% टमाटरों की आपूर्ति करता है। हालांकि मैक्सिको में टमाटर उगाने वाली या आयात पर निर्भर अमेरिकी कंपनियों ने चेतावनी दी है कि इससे किराने की दुकानों में कीमतें बढ़ेंगी और सप्लाई चेन प्रभावित होगी। वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक को इस सिलसिले में कई पत्र भेजे गए और बातचीत की अपील की गई। व्यापारिक समूहों ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां 50,000 श्रमिकों को रोजगार देती हैं और मैक्सिको के टमाटर से देश को 693 अरब 5 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 17% टैरिफ से अमेरिका में टमाटर की खुदरा कीमतें 8.5% तक बढ़ सकती हैं। ये शुल्क राष्ट्रपति ट्रंप के मैक्सिको और यूरोपीय संघ से आयात पर 30% आधार शुल्क से अलग है, जिसकी घोषणा हाल ही की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कहा है कि वो 50 दिन के भीतर शांति समझौता करते हुए यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करे या फिर उसे बड़े पैमाने पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने नाटो के माध्यम से यूक्रेन के लिए नए हथियारों की आपूर्ति की योजना बना ली है। ट्रंप ने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बहुत नाखुश हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूसी नेता के यूक्रेन पर अपने 3 साल से चल रहे आक्रमण को रोकने के इनकार के बाद आखिरकार उनका धैर्य टूट गया है। ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ ओवल ऑफिस की बैठक के दौरान कहा कि अगर 50 दिन में कोई समझौता नहीं होता है तो हम बहुत गंभीर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। टैरिफ करीब 100% होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.